नाउ रिकग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट। रिकग्निशन बहुत सिंपल है, इनिशियल मेजरमेंट भी सिंपल है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने काफी टाइम इनिशियल मेजरमेंट में पहले भी स्पेंड किया था, आज मैं उसको क्विकली ब्रश अप करूंगा। पहली बात, रिकग्निशन कब होता है? व्हेन एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट व्हेन एंटिटी बिकम्स पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने सवाल जो पूछा था पूनम, अकाउंटिंग एंट्री कब रिकॉर्ड करनी है? द मोमेंट यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पैसे एक्सचेंज हो ही जाएंगे, तो जब वो एक्सचेंज होते हैं, जब राइट किसी का एस्टेब्लिश होता है, जब ऑब्लिगेशन किसी का बनता है, तो इमीडिएटली उसका रिकग्निशन होना चाहिए। बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो आजकल आप ई फॉर्म में रखते हो। ई फॉर्म में आप क्या करते हो? ये फिक्स डिपॉजिट देते हो, नेट बैंकिंग पे जाते हो, वहां पे ओपन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, वो सिलेक्ट, आप सब कुछ सिलेक्ट कर रहे हो। टर्म्स 1 साल के लिए रखना है, 150 दिन के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है, वट एवर इट इज। इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंटरेस्ट फ्री पेमेंट चाहिए, रिन्यू मत करना, ये ऑल दैट फैक्टर्स यू विल सिलेक्ट, ऑल दैट टर्म्स, यू विल एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। दैट इज नथिंग बट सिग्नेचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, ई सिग्नेचर। वो तो आजकल सिर्फ टिक करके आप एक्सेप्ट करोगे तो वो भी नहीं होता। वो कहता है कि रीड, ओपन दी टर्म्स एंड कंडीशंस, रीड इट एंड देन प्रोसीड अहेड। तो आपको कंपलसरी टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन करने पड़ते हैं, स्क्रॉल थ्रू करना पड़ता है, एंड फिर बाद में क्लोज करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, नहीं तो वो होता नहीं है। तो इट इज लाइक साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रीडिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये आप जब साइन करते हो तो इमीडिएटली यस कर दिया तो पैसे आपके अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं और आपके फिक्स डिपॉजिट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो दैट इज द टाइम यू शुड रिकॉग्नाइज दैट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात बिल्कुल सिंपल है। 30 सितंबर, या अब मान लो आप ये कॉन्ट्रैक्ट ऊपर के जो हमने अभी डिस्कस किए, ये आपने 1 सितंबर को किए, तो 1 सितंबर में अकाउंटिंग एंट्री नहीं होता है, सिस्टम में होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होता, बैलेंस शीट प्रेजेंट नहीं होता 1 सितंबर को। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रही है एनटीडी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो फिर तो 30 सितंबर को भी नहीं होता प्रेजेंट, फिर तो डायरेक्टली 31 दिसंबर या 31 मार्च को होगा, जो उसका ईयर एंड है। हाँ। लेकिन रिकग्निशन जो होगा, ये रिकग्निशन सिस्टम में उसी दिन होगा जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, सेम डे। बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बट अकाउंटिंग एंट्री उसी दिन होगा। ऐसे नहीं होता कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ट्रांजैक्शन किया है और उसका अकाउंटिंग नहीं हुआ, यह बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करना है हमें, द मोमेंट अकाउंट दैट ट्रांजैक्शन गेट्स एंटर्ड इनटू, यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। यहां का रिकग्निशन कंडीशन जो हमने कल पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का देखा था उससे अलग है, इंटेंजिबल एसेट का देखा था उससे अलग है। पीपी इंटेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ईदर पीपी इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसका डेफिनेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकेंड, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड रिलायबली। ये 3 चीजें देखी थी, उसमें से डेफिनेशन अलग देखा था और ये 2 कंडीशंस अलग देखी थी। सो रिकॉग्निशन कंडीशन में हमें 2 ही चीजें मालूम है, वेदर इट इज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये 2 ही चीजें, यहां पे ऐसी कोई बात है नहीं, ये अलग है। वहां कॉन्ट्रैक्चुअल कुछ रहता नहीं है, मतलब राइट्स कॉन्ट्रैक्चुअली नहीं एस्टेब्लिश होते। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो राइट है, वो आप जिस तरीके से उस एसेट को यूज करोगे, अकॉर्डिंगली दैट विल फेच यू द बेनिफिट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे आपको इतना मिलेगा, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। शुरुआत में ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका इंटरेस्ट अक्रूवल शुरू हुआ, शुरुआत में पैसे लिए, इंटरेस्ट लाइबिलिटी अक्रू होना शुरू हो गई। तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। सो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे उस दिन आप ये क्या करोगे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सिंपल से एग्जांपल्स है, प्लान जस्ट किया परचेस का तो रिकॉग्निशन नहीं हो सकता, सब्सक्रिप्शन किया तो रिकॉग्निशन हो सकता है, कोट मिलना बैंक से फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डजंट मेक यू रिकॉग्नाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें एंटर करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। सो ये सिंपल सी बात है, रिकॉग्निशन इतना डिफिकल्ट है नहीं। आते हैं इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या देखा था हमने, इट इज इनिशियली मेजर्ड ऑलवेज एट, क्या देखा था, कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कॉस्ट। कॉस्ट।
कॉस्ट में ही रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट में ही मेजर करेंगे इनिशियली। वो कॉस्ट में क्या आएगा, तो एक्चुअल कॉस्ट जो खर्चा किया था वो हमने देखा। और दो केसेस में जैसे एक्सचेंज है एंड बिजनेस एक्विजिशन है, तो वहां पे हमने फेयर वैल्यू से रिलेटेड बात की थी। फेयर वैल्यू ऑफ दोज एसेट विल बी डीम्ड एज कॉस्ट। और पहले दो केसेस में परचेस एंड इंटरनली जनरेटेड में हमने देखा था कि उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस विल बी एक्यूमुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये हमने देखा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में व्हेन आई से इंस्ट्रूमेंट, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल एसेट प्लस फाइनेंशियल लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, तीनों चीजें इसमें आती हैं। इट विल बी इनिशियली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ऑलवेज एट फेयर वैल्यू। बेसिस डिफरेंट है, देयर आर वेरियस बेसिस। बेसिस कौन कौन से है मेरे पास, कई सारे बेसिस है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में है। बेसिस ऑफ मेजरमेंट में कॉस्ट है जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, फेयर वैल्यू है, एनआरवी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, कई सारे अलग अलग बेसिस है जो हम दूसरे स्टैंडर्ड्स में देख सकते हैं। तो यहां पे एक बेसिस हमने देखा है कॉस्ट, जो पीपी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री के लिए है। मॉनेटरी एसेट्स लाइबिलिटीज के लिए एंड इक्विटी के लिए फेयर वैल्यू इज द बेसिस फॉर मेजरमेंट। इट इज ऑलवेज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू आ गई तो दैट फेयर वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज पर IFRS 13। IFRS 13 की मदद से हम ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब IFRS 13 क्या है, IFRS 13 कहता है फेयर वैल्यू इज द एग्जिट प्राइस। एग्जिट प्राइस इन द सेंस price that will be received to sell an asset or price that would be paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at a measurement date। सिंपल डेफिनेशन है ये। तो मैंने जो आपसे बातें कही है, ये एक पैरामीटर मैंने बस उसमें जोड़ दिया डेफिनेशन में। पहले मैंने एग्जिट प्राइस दिमाग में रखा था। एग्जिट प्राइस में था इट इज एग्जिट प्राइस, इसका मतलब प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट, एसेट से एग्जिट पाने के लिए जो पैसा मिलेगा, और प्राइस दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है तो पैसा देना पड़ेगा, तो इसको एग्जिट प्राइस कहते हैं। तो मैंने एग्जिट प्राइस दिमाग में रखा और उसको जोड़ दिया। पहले एग्जिट प्राइस कहा मैंने, फिर एग्जिट प्राइस का दिमाग में आया, मतलब क्या, एग्जिट प्राइस मींस प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू ट्रांसफर एन एसेट और प्राइस दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लाइबिलिटी टू हुम, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मेरा एसेट लाइबिलिटी में चेक ही नहीं कर रहा हूं मैं, सिमिलर एसेट मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में हुआ ये ट्रांजैक्शन, तो क्या ये जोड़ दिया। उसके पहले कहां पे, इन ऑन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, इन ए प्रिंसिपल मार्केट और इन मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट। तो ये मुझे पता है, ये स्टैंडर्ड का सेक्शंस अगर आपने ध्यान में रखा तो डेफिनेशन रिमेंबर थोड़ी करनी है, ये तो ध्यान में रह जाती है ऑटोमेटिकली। अंडरस्टैंडिंग आ गया लॉजिकली, तो मैं आपको बता रहा हूं तो ये लॉजिकली अंडरस्टैंड करो। एक पैरामीटर है एग्जिट प्राइस, दूसरा पैरामीटर है ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, मतलब दैट ट्रांजैक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ प्रिंसिपल मार्केट और इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट इट इज मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब है बिटवीन हूम, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन अ मेजरमेंट डेट। इट इज अ हाइपोथेटिकल ट्रांजैक्शन, नॉट एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन। इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल इससे माइनस नहीं कर सकते हम। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस क्यों नहीं करते फेयर वैल्यू से, बिकॉज इट इज अ हाइपोथेटिकल ट्रांजैक्शन, यू आर नॉट गोइंग टू इनकर एनी कॉस्ट। एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं चाहिए, तो फेयर वैल्यू से कॉस्ट टू सेल कभी माइनस नहीं करते। तो ये चार पैरामीटर्स ध्यान में रखिए, वो सेक्शंस ध्यान में रखिए और अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, या सेक्शंस ध्यान में रखिए अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। लेकिन यहां कैसे अप्लाई करें, सवाल यह है। एप्लीकेशन की जब बात आती है तो यहां पे हम अप्लाई कैसे करें, मुश्किल है। स्टैंडर्ड ने भी पता है, स्टैंडर्ड ने भी एक्सेप्ट किया है, स्टैंडर्ड को भी पता चला कि ये डेफिनेशन जो है फेयर वैल्यू की यहां अप्लाई कैसे करें। तो स्टैंडर्ड ने कहा है रुको, बात बिल्कुल सिंपल है। इफ यू वुड लाइक टू अप्लाई दिस, द बेस्ट एविडेंस ऑफ फेयर वैल्यू इज इट्स ट्रांजैक्शन प्राइस। जिस प्राइस पे हमने इसको डील किया है, जिस प्राइस पे हमने ट्रांजैक्शन एंटर इनटू किया है,
that price will be considered as fair value. That price will be considered as fair value. सिंपल. मैंने अगर बैंक में 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट रखा है, 1,00,000 रुपए वुड बी द ट्रांजैक्शन प्राइस. बात समझ में आ रही क्या आपको मेरी? मैंने किसी को लोन दिया है 2,00,000 रुपए का, तो 2,00,000 रुपए इज अ ट्रांजैक्शन प्राइस. जो ट्रांजैक्शन है वो किस प्राइस में एक्सचेंज हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एक किया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैंने कितना अमाउंट दिया या मैंने कितना अमाउंट लिया, इतनी ही बात है. दैट इज अ ट्रांजैक्शन प्राइस. एज सिंपल एज दैट. करेक्ट है? इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? सिंपल. तो यहां पे ये एक बात बनती है विद रिस्पेक्ट टू दी ट्रांजैक्शन प्राइस. तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस, जहां तक कोई एक कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं है कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट द फेयर वैल्यू. अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, जनरली ये ट्रांजैक्शन प्राइस पे ही होगा, मतलब फेयर वैल्यू पे ही होगा. किसी के साथ मैं बैंक में पैसे रख रहा हूं, मैं क्यों ऐसे ट्रांजैक्शन करूं जो फेयर वैल्यू नहीं है. इसीलिए एजम्पशन एक आता है दैट ट्रांजैक्शन प्राइस बिटवीन टू पार्टीज. मैंने किसी से पैसे लिए लोन के तौर पे या किसी को पैसे लोन के तौर पे दिए, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस बिटवीन टू पार्टीज. दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेयर वैल्यू. सो दैट ट्रांजैक्शन प्राइस इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द ट्रांजैक्शन प्राइस, वाइस वर्सा. अनलेस कॉन्ट्ररी एविडेंस इज देयर. कॉन्ट्ररी एविडेंस मतलब क्या? कॉन्ट्ररी एविडेंस का मतलब है कि अगर आपके पास दिख रहा है आपको ये ट्रांजैक्शन में दैट दिस ट्रांजैक्शन प्राइस, ये लोन दिया हुआ है या ये लोन जो लिया हुआ है, ये जो पैसे किसी के पास रखे हुए हैं या किसी ने मेरे पास रखे हैं लोन की तौर पे, डिपॉजिट की तौर पे, इसका इंटरेस्ट रेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू मार्केट रेट. इसका मतलब देयर इज सम डिफरेंट एस्पेक्ट विच आर इन्वॉल्व्ड which makes this transaction not at a fair value. पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया, तो एक रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग है. दीज पार्टीज आर रिलेटेड पार्टीज ऑलरेडी. तो मैंने जो एज अ पेरेंट सब्सिडी को लोन दिया है तो उसको असिस्ट करने के लिए लोन दिया है, तो आई हैव गिवन दैट लोन एट अ कंसेशनल रेट, एट अ 0% इंटरेस्ट रेट. हो सकता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया मोटिवेट करने के लिए, भाई तू मेरे पास रुक जा, मेरे साथ काम कर, अच्छा रिलेशनशिप बना है, आपका काम मुझे पसंद आ रहा है, मुझे भी फायदा हो रहा है, आपका फायदा मैं करवा के दूंगा, आपको क्या चाहिए, लोन चाहिए ले लो विदाउट इंटरेस्ट. बैंक के पास जाओगे 10%, मैं 0% से देता हूं, 5 साल यूज करो. इन्फोसिस ने ये स्कीम कई सालों पहले लाई थी, समवेयर अराउंड 2000, 98, 99, 2000 उस दरम्यान होम लोन्स देते थे विदाउट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रेट तब था कुछ 14-15%. ये इसको विदाउट इंटरेस्ट रेट. कितने का लोन देते थे? 40-40, 50-50 लाख. तो ये जो है एक इंसेंटिव है टू इंसेंटिवाइज दैट एम्प्लॉई. यहां पे फेयर वैल्यू नहीं हो सकती. ये जो लोन दिया जा रहा है, 1,00,000 रुपए का लोन दिया, 1,00,000 रुपए का लोन लिया विदाउट इंटरेस्ट. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? लेट्स से 10%. तो दिस इज द एविडेंस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन मिलता है किसी एक पार्टी को, कोई दूसरी पार्टी कंसिडरेशन देती है, दैट कंसिडरेशन इफ इट इज नॉट एट अ मार्केट रेट, इट्स नॉट इक्विवेलेंट टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस, देन दिस ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू. बात समझ में आ रही है? ऐसे सिचुएशंस में आपको फेयर वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा. ट्रांजैक्शन प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू. अगर एविडेंस कुछ नहीं, क्या है, लोन दिया कितने का? 10%, मार्केट रेट 10%, हो गया ट्रांजैक्शन प्राइस इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू. मार्केट रेट 10%, मैंने कितने में दिया है? 0%. इसका मतलब दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट एट अ फेयर वैल्यू बिकॉज वो रिलेशनशिप चाहे जो भी हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लेसर लेसी, पेरेंट सब्सिडियरी, वेंडर कस्टमर, चाहे जो भी हो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी वाली रिलेशनशिप है, अकॉर्डिंगली आपको ये डिटरमाइन करना है. तो यहां पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है. हमने एग्जांपल्स पेरेंट सब्सिडी के लिए थे, इफ यू रिमेंबर.
मैं इमीडिएटली चेक करके वो देखता हूं, आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हैं क्या। हाँ, मैं शेयर करता हूं। ये कुछ हमने यहां पे बात की थी। लोन गिवन टू सब्सिडियरी, एग्जाम्पल देख रहे हैं। लोन गिवन टू सब्सिडियरी ऑफ 1 लाख फॉर 3 years with 0% interest rate. Interest rate on a similar loans is 10%. Transaction price is 1 लाख, बिकॉज 1 लाख पेरेंट ने सब्सिडी को दिए, सब्सिडी ने पेरेंट से लिए है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस इज 1 लाख। अगर ये 10% रहता, इंटरेस्ट ऑन सिमिलर लोन्स इन मार्केट अगर ये 10% होता, तो देन दिस ट्रांजैक्शन प्राइस वुड हैव बीन इक्विवेलेंट टू 1 लाख। तो देखिए, मैं यहां पे वैसे कोशिश हम चेक करेंगे, ये मैं 10% करके देखता हूं, इंटरेस्ट रेट 10%। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है लिखी है यहां पे, ये देखिए, ये मैं हाईलाइट करता हूं। ट्रांजैक्शन प्राइस कितने की है, 1 लाख। और मार्केट प्राइस, जहां पे मार्केट रेट 10% है और कोटेड रेट भी 10% है, ये कोटेड रेट है, मार्केट रेट, ये दोनों सिमिलर है। कोटेड रेट और मार्केट ये 10% है, तो उसका फेयर वैल्यू एंड ट्रांजैक्शन प्राइस सेम आया, 1 लाख। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्यों ऐसे किया, ये फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, हम फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। बात बिल्कुल सिंपल है। फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के आईएफआरएस 13 में 3 तरीके दिए हैं। एक होता है मार्केट अप्रोच, दूसरा होता है इनकम अप्रोच, तीसरा होता है कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच ज्यादातर हम यूज नहीं करेंगे, दो ही, मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। मार्केट अप्रोच यहां पे अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। ये लोन है, क्या लोन किसी मार्केट में कोटेड होता है जैसे इक्विटी शेयर होता है? नहीं। तो सेकंड अप्रोच ही यहां पे पॉसिबल है, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच क्या कहता है, देखो, कन्वर्टिंग 3 साल का लोन है। क्या हुआ प्रकाश? कन्वर्टिंग फ्यूचर कैश फ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट अप्रोच, सॉरी इनकम अप्रोच। हाँ, करेक्ट। तो यहां पे इनकम अप्रोच में हम क्या करेंगे, आप यही कहना चाहते थे ना, मतलब आपने आंसर दिया कुछ मेरे ख्याल से प्रकाश ना, सवाल नहीं था ना? नहीं नहीं सवाल नहीं। ओके। तो यहां पे फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने का सेकंड अप्रोच आईएफआरएस 13 का यूज करेंगे। वहां पे लिखा है आपके जितने कैश फ्लोज है, क्या कैश फ्लोज है आपके, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, पेरेंट है तो इंटरेस्ट, इनकम, सब्सिडी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। एम आई राइट? कितने परसेंट से इंटरेस्ट, अब ये 10%, कोटेड भी 10%, मैंने ऊपर चेंज नहीं किया, यहां पे चेंज किया है, ठीक है? ऊपर मैंने चेंज नहीं किया, यहां पे लाइन 1 में यहां पे मैंने चेंज नहीं किया, तो ये अभी मैं 0% ही रख रहा हूं, मतलब, लेकिन अभी एग्जांपल देख रहे हैं 10% का। फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे 3 साल पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा सब्सिडियरी से, सब्सिडियरी को पे करना पड़ेगा पेरेंट को, तो ये कैश फ्लो है इंटरेस्ट स्ट्रीम का। और तीसरे साल के आखिर में 1 सिंगल बुलेट पेमेंट है, प्रिंसिपल रीपेमेंट का, सब्सिडी पे करेगा, पेरेंट रिसीव करेगा 1 लाख रुपए आफ्टर 3rd ईयर। सो 1 लाख रुपए पे 3 साल का इंटरेस्ट 10-10 हजार हर साल में। उसका प्रेजेंट वैल्यू में क्या करता हूं, मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट आई विल यूज एज ए डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देखा था। इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेस टू एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहां पे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन, ये हमारा हमने फॉर्मूला यूज किया था। दिस विल प्रोवाइड अस ए डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये 1 रेस टू एन, मतलब ये 1 किया तो पहले साल की आखिर का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 2 किया तो दूसरे साल के आखिर का, 3 किया तो तीसरे साल के आखिर का। सो पहले साल में, अब ये मतलब क्या है इसका, ये पहले जानेंगे। आप जानते हो मतलब 10,000 रुपए जो पेरेंट हूं मैं, मुझे 1 साल के बाद में मिलेंगे, तो आज की 10,000 की वैल्यू 1 साल के बाद क्या होगी, ये होगी। 2 साल के बाद क्या होगी, तीसरे साल के बाद में क्या होगी, और ये 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आज पेमेंट किया है, उसकी 3 साल के बाद वैल्यू क्या होगी, इसका टोटल अगर मैं करता हूं तो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस 1 लाख रुपए।
दैट इज इट्स फेयर वैल्यू। तो कोई भी लोन अमाउंट दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज होती है और उसमें अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो उसकी जितनी अमाउंट मैंने दी है उतना उसका क्या होता है, फेयर वैल्यू होता है। Am I audible to? मैं रिकॉर्ड 1 मिनट के लिए स्टॉप करता हूं।